हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुसुम त्रिपाठी है और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं लास्ट 18 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ। मैंने क्लास 12th तक पढ़ाया है और मेरा ये सिलेबस लाने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हम लोग क्लासेस में ये पाते हैं कि जो बच्चे हैं वो रूल तो रट लेते हैं, लेकिन वो जो बेसिक चीज़ें हैं ग्रामर की वो नहीं समझ पाते हैं। अगर हम लोग उनसे कहें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में फ़र्क क्या होता है, आप उनको कैसे पहचानोगे। सेम जो है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, उनमें आप फ़र्क कैसे करोगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का फ़र्क कैसे समझोगे और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का फ़र्क कैसे करोगे, कैसे फ़र्क समझ में आता है। तो वो लोग ये सारी चीज़ें नहीं बता पाते। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस जो वीडियोस को जो लाने का मेरा ऑब्जेक्ट है, मेन यही है कि जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको उनकी नींव इतनी मजबूत हो जाए कि जब वो 12th पास करके निकले, तो जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें कि इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो वो समझ सकें। उनको ये ना लगे कि वो स्कूलों में पढ़ते रहे, 12th तक पास होकर चले गए और उनको कुछ नहीं पढ़ाया गया और उनसे कुछ नहीं बनता। तो इसी ऑब्जेक्ट को लेके मैं आई हूँ और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि यदि आप मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखते रहेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपका जो ग्रामर है उसको सही करने का पूरा प्रयास करूँगी। तो फिर शुरू करते हैं। बेटा, हम लोगों ने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े, उसके बाद फिर हमने काइंड ऑफ प्रोनाउंस पढ़े और अब हम लोग प्रोनाउंस को सेपरेटली पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअली सारे प्रोनाउंस को पढ़ रहे हैं और मैं उन्हीं को थोड़ा सा और आपको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो वीडियोज़ हैं ये सारे बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। देखिए, आज हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या मतलब होता है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब आप जानते हो ना, दिखा के बताना। डेमोन्स्ट्रेट का ये मतलब होता है ना, हम लोग कहते हैं ना कि वो डेमोन्स्ट्रेशन उसे देना है या मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, दिखाया, दर्शाया, बताया। तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को इंडिकेट करके बताना। जैसे मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आप लीजिए, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज़ अ नाइस प्लेस। ठीक है, तो ये प्लेस कैसी है? नाइस है। तो इस बात को किसने जो है एम्फेसाइज किया, इस बात को किसने इंडिकेट किया? दिस ने। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं उसमें दिस, दैट, दीज, दोज ये मेन है। ये जनरली आपके सामने बार बार आते हैं और फिर है तो बहुत, सच है, द सेम है और दे आर यूज टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट। वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इसी में हम देखते हैं दिस और दिस, दैट। दिस सिंगुलर है, दैट सिंगुलर है। दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। तो इसी पे बेस जो है मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आप देखिए। पहला तो आपको समझ में आ गया, दिस इज़ अ नाइस प्लेस, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया प्रोनाउन। अब आप देखिए, दिस सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर नंबर की इसने वर्ब ली है। आप ये नहीं कर सकते कि दिस के साथ आर आपने लगा दिया, तुरंत गलत हो जाएगा। फिर आप देखिए, दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज प्लूरल नंबर में है, इसके साथ आर का यूज हुआ है। दीज प्लूरल है तो आर भी जो है प्लूरल वर्ब है। फिर देखिए, दैट इज़ अ बुक, दैट क्या है? ये भी सिंगुलर नंबर में है, इसके साथ इज का यूज हुआ है। फिर है दोज आर बुक्स, फिर दोज प्लूरल नंबर में है, इसके साथ आर का यूज हुआ है। तो ये समझ में आया होगा आपको। अच्छा, दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। बस ये थोड़ा सा जो है, जो एक पास और दूर को इंडिकेट करता है। पास की कोई चीज़ अगर हमको इंडिकेट करनी है तो हम दिस का यूज करते हैं और कोई ऑब्जेक्ट अगर थोड़ी दूर पे है और हम, तो फिर हम क्या करते हैं? दैट का यूज़ करते हैं और दैट का प्लूरल दोज हो जाएगा और दिस का प्लूरल दीज हो जाएगा। फिर देखिए, एक और एग्जाम्पल है, ही क्लेम्स टू बी अ फ्रेंड बट इज़ नॉट सच। वो क्लेम करता है कि वो मेरा फ्रेंड है बट ही इज़ नॉट सच, लेकिन वो ऐसा है नहीं। तो सच का मतलब क्या निकला? ऑफ दैट काइंड, वो उस तरह का नहीं है। तो यहाँ पे जो सच है प्रोनाउन का काम कर रहा है।
अच्छा, आपको एक चीज़ हम और बता दें कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनमें बहुत लिंक रहता है, ये एक जैसे मिलते जुलते हैं। यही जो वर्ड हैं, देखिए दिस, दीज, दैट, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कि ये कब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कब ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? तो बेटा आपको एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है वो लर्न होगी, वो होती है द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताता है, वही एडजेक्टिव होता है। तो दिस, दीज, दैट, दोज जब भी एडजेक्टिव का काम करेगा, इसके तुरंत बाद एक नाउन आ जाएगा। आप देखिए, दिस के बाद कोई नाउन आया क्या? नहीं आया। इज आ गया। दीज के बाद कोई नाउन आया? नहीं आया। दैट के बाद कोई नाउन आया? नहीं आया। दोज के बाद कोई नाउन आया? नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये प्रोनाउन है। लेकिन अगर ये हो जाता दिस कार, दीज बॉयज़, दैट बुक, दोज फ्रेंड्स, इमीडिएट जो है एडजेक्टिव का काम करने लग जाता। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये बहुत मिलते जुलते हैं। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट पे आएंगे तो फिर हम लोग उसको भी क्लियर करेंगे। तो आप हमेशा जो डेफिनीशंस आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की लर्न की है, आप उसको हमेशा ध्यान में रखो और उस पर्टिकुलर वर्ड को देखो कि वो सेंटेंस में काम कैसा कर रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि वो क्या काम कर रहा है, तो आप उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच इमीडिएट फाइंड आउट कर लोगे। आप देख लो, इसके बाद कोई नाउन नहीं आया इसलिए ये प्रोनाउन है। अगर नाउन आ जाता तो ये तुरंत एडजेक्टिव का काम करने लग जाता। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फिर देखिए कुछ फिलअप्स हैं। देखिए, डैश इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। अब इज़ आया है तो आप इसमें दीज, दोज का यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। फिर देखिए, फिर डैश काइंड ऑफ पेन इज़ नॉट कॉस्टली, तो इसमें आप दिस दैट लगा लीजिए। काइंड इज़ लगा है तो दिस और दैट का यूज़ होगा, इसमें दीज और दोज का यूज़ नहीं होगा। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं बेटा ईच, इधर, नीदर। ठीक है, ये रिफर्स तो करते हैं प्लूरल नंबर को, लेकिन ये बात करते हैं इंडिविजुअलिटी की। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर सो इट टेक्स ऑलवेज द सिंगुलर वर्ब। ये भले प्लूरल नंबर में रिफ़र करते हैं, लेकिन ये बात इंडिविजुअलिटी के करते हैं। सिर्फ यही कारण है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। पहले आप ईच, इधर, नीदर का मतलब समझ लीजिए। ईच का जो यूज होता है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए होता है। ठीक है, और इधर का जो मतलब होता है, ईच का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक। आपको हम लिख दें हर एक, ये देखिए हर एक, दो में ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, और ये दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है। इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक, दोनों नहीं, दो में से कोई एक। उसके बाद फिर है निदर, दो में से कोई भी नहीं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आया होगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि इधर का मतलब दो में से कोई एक और निदर का मतलब है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई भी एक नहीं। तो जब भी सेंटेंसेस में दो से ज़्यादा का रिफ़र होगा तो फिर इधर का और निदर का यूज़ नहीं होता है, फिर आपका जो है वो दूसरा यूज होने लग जाता है। अभी उसको हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल तो यही करते हैं। अच्छा, इनके हम लोग सेंटेंसेस करेक्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके करते हैं। देखिए, एवरी वन ऑफ द टू बॉयज़ गेट्स अ प्राइज। यहाँ पे क्या होगा? ईच बॉय ऑफ द टू बॉयज़, एवरी वन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, फिर है एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। यहाँ पे क्या, किसका यूज होगा? इधर ऑफ द टू रोड्स, क्योंकि दोनों में से कोई एक रोड जो है कहाँ की ओर जाती है? रेलवे स्टेशन की ओर जाती। फिर है नन ऑफ द टू गेस्ट। यहाँ पे नन की जगह पे जो है निदर का यूज़ होगा। बेटा जब भी दो से ज़्यादा का यूज़ होगा तो फिर नन का यूज़ होगा, ये आप याद रखना। जैसे दो से ज़्यादा का जो होगा वो नन का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे हम देखिए टू लिखा है ना, इसलिए निदर का यूज होना है। निदर ऑफ द टू गेस्ट टर्न्ड अप। फिर है आंसर एनी वन ऑफ द टू क्वेश्चंस। लास्ट वाला आप देखिए कि इसमें क्या होगा? आंसर इधर ऑफ द टू क्वेश्चंस, दोनों में से किसी एक का आंसर करो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। और
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद प्रयास करूँगी कि बोर्ड वगैरह का इंतज़ाम करके फिर आपको फ़ेस टू फेस पढ़ाने की। अभी तो चूँकि इंतज़ाम नहीं है तो फिर ऐसा ही चल रहा है। तो होप आप उसको सपोर्ट करोगे और मुझे मेरा जो चैनल है, जो मेरे वीडियोज़ हैं, उनको लाइक और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू सो मच।